बताओ भावना, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं कोई गलत कदम उठाऊं? पर दीदी। अच्छा ठीक है श्वेता, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मत करो। मैं यहाँ से चला जाता हूँ, पर इस तरह अपने आप को चोट मत पहुंचाओ। प्लीज श्वेता, मैं तुम्हें फिर से परेशान नहीं करूंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर नंदोई जी, रुकिए तो। अशोक वहां से चला जाता है। दीदी, आप अगर उनसे बात ही नहीं करोगे तो सब कुछ फिर से ठीक कैसे होगा? अरे लेकिन जब मुझे ही कुछ ठीक नहीं करना है तो मैं उससे बात क्यों करूं भला? और अब वो मेरा कुछ भी नहीं लगता। हमारा तलाक हो चुका है, तो तुम हम दोनों को फिर से एक करने के पीछे क्यों तुली हुई हो? आखिर ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा दीदी, लेकिन मैं आपको इस तरह अकेले नहीं देख सकती। अब आप ही बताइए, आपके ससुराल में क्या कमी थी? सब कुछ कितना अच्छा था। आपके सास ससुर तो कितने अच्छे थे, और एक प्यार करने वाला पति। और इसमें गलतियां तो सिर्फ आपकी ही थी। आप ही सबके साथ बेवजह लड़ती झगड़ती रहती थी। वहां पर कोई काम भी नहीं करती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी नंदोई जी ने सिर्फ आपका ही साथ दिया, वो भी अंत तक। पर आपने ही वो रिश्ता तोड़ दिया और जबरदस्ती नंदोई जी से भी तलाक के कागजात पर दस्तखत करवा लिए। अरे तुम होती कौन हो मुझे ये सब सुनाने वाली? भूलो मत, मैं रिश्ते और उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, और मैंने जो भी फैसला लिया है वो एकदम सही है। तुम्हें मेरे लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने मायके में बहुत खुश हूँ। लेकिन एक मिनट, कहीं तुम्हें मेरा यहाँ रहना सहन तो नहीं हो रहा ना? और शायद इसीलिए तुम मुझे फिर से अपने ससुराल भेजना चाहती हो। ये आप कैसी बातें कर रही हो दीदी? ये घर आपका ही है, और आपका यहाँ रहना मुझे क्यों सहन नहीं होगा? मैं आपके लिए खुश हूँ, लेकिन फिर भी इस उम्र में आपको अपने पति के साथ होना चाहिए। आपको फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। मैं तो बस इसी उद्देश्य से कह रही थी। उतने में वहां पर कमला आ जाती है और श्वेता उसे पूरी बात बताती है। क्या? हाँ माँ, सही सुना आपने। लगता है आपकी बहू को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मेरे पुराने गांव फिर से ताजा करना चाहती है ये। और इसीलिए आज इसने अशोक को घर पर बुलाया। नहीं माँ जी, मैंने नंदोई जी को खुद से नहीं बुलाया था। वो तो खुद ही यहाँ पर आए थे। मैंने तो बस उन्हें घर के अंदर लिया, क्योंकि उन्हें वाकई में आपसे बात करनी थी। और माँ जी, मैं तो बस दीदी को अपने जीवन में आगे बढ़कर सुखी देखना चाहती हूँ। अपने पति को खोने का दर्द मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है? इनके पति तो इनके पास है, और वो इनसे कितना प्यार करते हैं। और इसीलिए मैं इन्हें नंदोई जी के साथ वापस देखना चाहती हूँ। वैसे देखा जाए तो भावना की बातें गलत नहीं है। ये तो बस फिकर के चलते ये सब कर रही थी। फिकर? आपको नहीं पता, ये दिखती बोली है, मगर है बड़ी ही चालाक। ऐसा नहीं है श्वेता, तू उसे गलत समझ रही है। हाँ हाँ, हमेशा मैं ही तो गलत होती हूँ, और ये एकदम सही होती है। खैर छोड़ो, मुझे किसी से कोई बात ही नहीं करनी। गुस्से में श्वेता अपने कमरे में चली जाती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आज मेरे कारण आपके और दीदी के बीच अनबन हो गई। कितनी बुरी हूं मैं। जाने अनजाने में हर किसी के लिए मैं तो बस दुख का कारण ही बनकर रह जाती हूँ। ऐसा नहीं है बेटा, श्वेता गुस्से में है, इसलिए वो ये सब बोल गई। गुस्सा ठंडा हो जाने पर उसे इस बात का एहसास होगा कि तू गलत नहीं थी, और तेरी बातें बिल्कुल सही थी। इसीलिए तू खुद को कोस मत। फिर ऐसे ही एक रोज, अरे वाह, आज तरह से इसे बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। आखिर बन क्या रहा है? मैं मिठाइयाँ बना रही हूँ रितु। मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी आज। अरे सारे लड्डू मंदिर में ही लेकर जाओगे, या फिर घर के लिए भी कुछ रखोगे आप? हाँ रखूंगी ना। भावना एक बड़े डब्बे में मंदिर के लिए लड्डू पैक कराती है, और 4-5 लड्डू एक छोटे डब्बे में भी पैक करती है। ये डब्बा किसके लिए है?
अरे तुझे पता नहीं क्या, भावना का वो चहीता दोस्त, उसी के लिए ये लेकर जाती है सब कुछ, ताकि उन दोनों में प्यार बढ़े। क्यों भावना, सही कहा ना मैंने? ऐसा नहीं है दीदी, वो तो केवल मेरा अच्छा दोस्त है और हम दोनों में कोई प्यार व्यार नहीं है। दोस्ती है और बहुत सारी इज्जत भी है। इसलिए प्लीज दीदी, आप इस तरह से कुछ भी मत बोला कीजिए। मैं आपके भाई की विधवा हूँ और इस बात को आप मत भूलिए। हमें तो ये बात अच्छी तरह से याद है कि तुम हमारे भाई की विधवा हो, लेकिन शायद समय समय पर यह बात तुम ही भूल जाती हो कि तुम्हारा पति मर चुका है और अब भी तुम इस परिवार की बहू हो, और एक घर की बहू होकर भी तुम पराये मर्द के लिए यूं डब्बों में पकवान पैक करके लेकर जाओगी तो क्या सोचेंगे हम? उस आदमी के लिए लड्डू लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। रखो इन्हें वापस। अरे दीदी, अरे आपको सुनाई नहीं दिया क्या? दीदी ने कहा ना, ये सारे लड्डू वापस रख दो। और खबरदार, जो आइंदा से उस लड़के के साथ बात करते हुए दिखाई दी तो। पर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और ना ही मेरे मन में कोई गलत भाव है। इसलिए मैं अपने दोस्त के लिए लड्डू लेकर तो जरूर जाऊंगी। माफ करना दीदी, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। क्या? भावना श्वेता की बात ना सुनकर अपने दोस्त के लिए लड्डू लेकर जाती है और यह देखकर श्वेता का खून खोल उठता है। ये तो दिन ब दिन बहुत तेज होती जा रही है। इसकी सारी होशियारी तो निकालनी ही होगी मुझे, और तभी जाकर इसकी अकल ठिकाने आएगी। बड़ी ननन होकर भी इसने मेरी बात काटी और खुद की ही मनमानी की है ना, तो अब ये होशियारी इसे बहुत महंगी पड़ेगी। लेकिन वो कैसे? आप ऐसा क्या करने वाली हो दीदी? अब मैं ऐसा एक नाटक रचूंगी जिससे भावना माँ और पापा की नजरों में गिर जाएगी। नाटक? कैसा नाटक दीदी? और रही बात भाभी को माँ और पापा की नजर में बुरा बनाने की, तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि भैया के जाने के बाद वो अपनी बहू को बेटी मानते हैं और अब तो वो उनके लिए रिश्ता भी ढूंढ रहे हैं। मैं चुपके से भावना का फोन लूंगी और उसके दोस्त को मैसेज करूंगी, और उस मैसेज में लिखा होगा कि भावना लालची है और वो तो बस अपने सास ससुर की जायदाद हड़प कर भागना चाहती है और वो उनकी अच्छाई का फायदा उठा रही है, और जल्द ही वो उन्हें धोखा देकर अपने प्यार के साथ भाग जाएगी। बाप रे! और ये सब जब माँ पापा पढ़ेंगे तब तो उन्हें यही लगेगा कि ये मैसेज भावना ने ही किया है, लेकिन असलियत कोई नहीं जान पाएगा कि ये तो बस हमारी सोची समझी चाल है। वाह दीदी, मान गई आपको। जैसे ही उन्हें भावना का फोन बेड पर खुला पड़ा दिखता है, वो फौरन उसका फोन हाथ में लेकर उस दोस्त को सारे मैसेज भेजते हैं और ठीक 15 मिनट के बाद तमाशा शुरू करते हैं। बाप रे! माँ पापा, जल्दी आओ इधर। अरे क्या हुआ है? दिन दहाड़े कोई भूत देख लिया क्या तूने? इतना क्यों चिल्ला रही थी? और नहीं तो क्या, क्या बात है? अरे मैं तो बस यूं ही भावना के कमरे में उसके झुमके लेने गई थी और तभी मैंने उसका फोन बेड पर पड़ा हुआ देखा, तो मुझे उसमें ये मैसेजेस दिखे जो उसने अपने दोस्त को भेजे हैं, जिसे मुझ पर पहले दिन से ही शक था। क्या? फिर वो दोनों वो सारे मैसेजेस पढ़ते हैं और उन्हें पढ़कर वो एकदम हैरान रह जाते हैं। नालायक कहीं की! अरे ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? अरे हमने तुझे हमेशा अपनी बेटी के समान माना है और तूने अंत में हमें क्या दिया? ये धोखा। नहीं पापा जी, ये मैसेजेस मैंने नहीं भेजा है। यकीन कीजिए मेरा, मैं तो उस आदमी से मैसेज पर कभी भी बात नहीं करती। बस बाहर कभी दिख गया तो तभी बात करती हूँ। तो फिर ये मैसेजेस तेरे भूत ने भेजे हैं क्या? देखिए माँ जी, मैं एक पढ़ी लिखी हूँ और अगर मैं कोई मैसेज लिखती तो मैं उस मैसेज को हिंदी भाषा में नहीं बल्कि इंग्लिश फॉन्ट में लिखती, और ये जो भी मैसेज लिखा हुआ है इसमें कितनी गलतियां हैं
ये पक्का श्वेता दीदी की साजिश है। क्या देख रही हो ना माँ? अब ये सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही है और खुद को फिर से सती सावित्री दिखा रही है। देखिए दीदी, मैं माँ जी और पापा जी को धोखा देना तो क्या, उनके बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। पता नहीं आप मेरी जिंदगी और मुश्किल क्यों बना रही हो, मुझे इतनी तकलीफ आप क्यों देती हो? अरे तकलीफ तो हमें तुम दे रही हो। माँ जी, आप ही सोचिए ना, जब दीदी मेरे कमरे में आई तभी उन्हें मेरा फोन मिला और ठीक उन्हें ही वो मैसेजेस भी दिखे। भला ये कैसे हो सकता है? तू चाहे कितनी भी सफाई क्यों ना दे दे, आज तू हमारी नजरों से पूरी तरह गिर चुकी है। और खबरदार, जो आइंदा से तू घर के बाहर अकेली गई तो, अगर तुझे बाहर जाना है तो तू किसी के साथ ही बाहर निकलेगी, अकेली तू कहीं पर नहीं जाएगी। लेकिन पापा जी, इतनी बात कहकर ब्रिजमोहन और कमला अपने कमरे में चले जाते हैं। बढ़िया आई थी मेरी जिंदगी में अपनी टांग अड़ाने वाली, तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए। अरे तुम्हें क्या लगा, हम अनपढ़ है तो कुछ नहीं कर पाएंगे? हमें सब आता है, समझी ना? बेचारी मेरी भाभी, अब तो ये पिंजरे में कैद हो गई। भावना बहुत रोती है, लेकिन कोई उस पर तरस नहीं खाता। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और घर से ही टिफिन सर्विस करना शुरू कर देती है। सिर्फ 5 दिनों में ही मुझे 11 ग्राहक मिल गए हैं। भगवान जी करें मेरा ये टिफिन सर्विस का काम यूं ही चलता रहे और मैं खूब तरक्की करती रहूं। अरे हमारे होते हुए तुम तरक्की कैसे कर सकती हो भला? प्लीज दीदी, कम से कम अब घर में तो मुझे चैन से जीने दो। मैं ये काम खुद के लिए नहीं कर रही, बल्कि हम सबके लिए कर रही हूँ। पेंशन के सहारे हम घर नहीं चला पा रहे और मेरे पति जाने के बाद इस घर में कमाने वाला अब कोई भी नहीं बचा। आर्थिक समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। इसलिए प्लीज जरा अपनी चालें साइड में रखकर इन सब चीजों के बारे में भी सोचिए। अरे तुम ज्यादा ज्ञानबाजी मत करो। लेकिन मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रही जिससे आपको गुस्सा आए। पास में ही एक नई स्कूल भी खुली है जिसमें छोटी नहीं बल्कि बड़ी उम्र वाले लोग जाकर एडमिशन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। वो आप और रितु जाकर वहां पढ़ सकते हो और पढ़ लिख कर दोनों भी कमा सकते हो और इस घर के लिए आर्थिक सहारा भी बन सकते हो। ये झूठी फिक्र तुम अपने पास ही रखो। साफ साफ दिखता है कि तुम बस ये नाटक कर रही हो। भावना चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, सबको उसका नाटक ही लगता है। फिर एक दिन जब भावना लैपटॉप पर अपनी टिफिन सर्विस की मार्केटिंग करती है, तभी जरा देख तो रितु, हर वक्त ये भावना अपने फोन और लैपटॉप में ही घुसी रहती है। जताती तो ऐसा है कि पूरी दुनिया की अकल बस इसी के पास है। और नहीं तो क्या, अरे 2-4 किताबें क्या पढ़ ली, ये तो हमें गंवार ही समझती है। मैं किसी को गंवार नहीं समझती। मुझे तो बस आप दोनों की चिंता है और हमेशा रहेगी। फिर चाहे आप दोनों मेरे साथ कैसे भी पेश क्यों ना हो। फिर ऐसे ही एक दिन जब एक आदमी घर के बाहर आता है, तभी, अरे बहन जी, सरकारी महिला योजना है, सिर्फ 20,000 जमा कीजिए, 1 हफ्ते में 2 लाख मिलेंगे, बस यहाँ पर अंगूठा लगा दीजिए। अरे दीदी, पैसे कमाने का ये कितना अच्छा मौका है। हाँ रितु, पर ये बात भावना को मत बताना, क्योंकि वो हमारी खुशियां देख नहीं पाएगी और फिर से इसमें कोई बाधा डालेगी। दोनों बिना पढ़े ही फॉर्म पर अंगूठा लगा देते हैं और उन्हें पैसे भी देते हैं। फिर 2 दिनों के बाद उस आदमी का फोन बंद बताता है, जिससे वो दोनों काफी डर जाती है। अरे दीदी, वो आदमी तो गायब हो गया, हमारे तो सारे पैसे चले गए, अब हम क्या करें? भावना उन दोनों की बात सुन लेती है। क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है ना? दोनों पहले छुपाने की बहुत कोशिश करती है, फिर रो रो कर वो सब कुछ सच बता देती है। रोने से कुछ भी नहीं होगा, पहले उसका नंबर, रिसीट और फॉर्म दिखाओ। फिर भावना वो डॉक्यूमेंट देखती है
ये तो फेक स्कीम है। हम अभी ऑनलाइन साइबर कंप्लेन करते हैं और इसके लिए हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। आपने समय पर कंप्लेन कर दी मैम। हम इस गैंग को ट्रैक कर रहे हैं और आपके दिखाए हुए ये सबूत हमारे बहुत काम आएंगे। फिर कुछ ही दिनों के बाद पुलिस उस फ्रॉड आदमी को पकड़ लेती है और दोनों बहनों के पैसे वापस मिल जाते हैं। और इस हादसे के बाद से दोनों नंदों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो भावना, मैंने हमेशा तुम्हारी बेइज्जती की। तुम्हारे विधवा होने का भी बहुत मजाक बनाया, पर तुम्हारी पढ़ाई से भी हमेशा चलते रहे हम। मैं भी दीदी की बातों में आकर तुमसे नफरत करती रही, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि पढ़ाई और समझदारी कितनी जरूरी होती है। जिस इंसान से हम सबसे ज्यादा नफरत करते थे, आज उसी ने हमें बचा लिया। हो सके तो हमें माफ कर दो भावना। माफी से जरूरी है सीख। किसी की पढ़ाई या परिस्थिति का मजाक मत उड़ाओ और कभी भी बिना पढ़े या समझे किसी भी कागज पर साइन या अंगूठा मत करो। हम आपसे वादा करते हैं कि ये गलती हम दोबारा कभी नहीं करेंगे। और अगर तुम तैयार हो तो हमें पढ़ा लिखा भी सकती हो। हमारा उस स्कूल में एडमिशन करा दो। और इतना ही नहीं, श्वेता अपनी सारी चालों के बारे में घर में सबको बताती है और वो उनसे माफी भी मांगती है। अरे तुम दोनों इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? अपनी ही भाभी के साथ तुमने कितना गलत किया है। मैं तुम दोनों को इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। ये तुम दोनों ने बहुत गलत किया है, हम जानते हैं, लेकिन प्लीज हमें एक आखिरी मौका दे दो खुद को सुधार कर साबित करने के लिए। हमने ही भावना को आप दोनों की नजर में बुरा बनाया था, लेकिन हम तो बस अब इसका अच्छा चाहते हैं। और पहले तो बस आप दोनों ही कह रहे थे, लेकिन अब हम भी यही चाहते हैं कि आप भावना की शादी करा दो। इसके आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हाँ माँ पापा, हम ये पूरे सच्चे दिल से चाहते हैं कि भाभी का घर बच जाए। आपके दोस्त का रिश्ता आया था ना, और वो लोग तो कितने अच्छे हैं। अंत में भावना दोनों को माफ कर देती है और दोनों नंदे भी पढ़ने लिखने लग जाती है। 8वीं कक्षा में पढ़ रही तारा अपनी माँ पूनम और पिता संजीव के साथ रहती है। ऐसे ही एक रोज, अरे तारा बेटा, तूने अपनी बैग भरी या नहीं? हाँ मम्मी, भर दी है। मैं तो मौसी के घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे पीहू के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है माँ। सो तो है, लेकिन एक बात जरा ध्यान में रख, सुजाता मौसी को ज्यादा परेशान मत करना। ओके मम्मी, अब मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो उन्हें मैं परेशान करती रहूंगी। वैसा नहीं है बेटा, लेकिन मौसी थोड़ी गरीब है, तू उनसे कुछ मांगना मत। वहां पर जैसा माहौल है उसी में रहना। और तुझे तो मैं बस जाकर आने के लिए कह रही थी, पर तुझे अब 2 दिनों की छुट्टी है ना, इसीलिए तू वहां पर रहना चाहती है। पर कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करो मम्मी, मैं मौसी को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आपकी ही बेटी हूँ। हाँ, वो तो है। चल, अब जल्दी से तैयार हो जा, मैं पापा को बोल देती हूँ। जाते जाते वो तुझे गाड़ी में मौसी के घर पर छोड़ देंगे। तारा अपनी मौसी सुजाता के घर जाती है, जहाँ उसकी मौसेरी बहन पीहू और मौसाजी रंजीत भी रहते हैं। वाह तारा, तू आज और कल यहीं पर रहेगी। मैं तो बहुत खुश हूँ यार। चल, साथ में खेलते हैं। मैं तुझे अपनी गली के दोस्तों से मिलवाती हूँ। ठीक है पीहू, चल, संभाल कर जाना बच्चों, और वक्त पर घर वापस भी आ जाना। ओके माँ। फिर पीहू और तारा जब घर वापस आती है, तभी, यार आज तो बहुत ही थक गए और मुझे तो बहुत जोरों की भूख भी लगी है। हाँ पीहू, मुझे भी। काश हमें एक बर्गर मिल जाता अभी, वो भी ठीक वैसा ही जैसा बाजार में मिलता है। ओ तेरी, ये मैंने क्या बोल दिया? मम्मी ने मुझे पहले ही कहा था कि यहाँ आकर कोई भी मांग मत करना। हाँ तो मैं माँ को बोल देती हूँ ना, वो बना देगी हमारे लिए। अरे नहीं पीहू, तुम मौसी को कुछ भी मत बोल, मैं तो बस यूं ही कह रही थी यार।
चाय बिस्कुट खाकर पेट एकदम फुल हो जाएगा। और मैं तो बस मौसी के हाथ की चाय पीने का वेट कर रही हूँ। उसे पीकर तो एकदम मजा ही आ जाता है। ठीक है तारा। लेकिन सुजाता ने ये सब सुन लिया होता है, पर वो फटाफट से घर पर ही बर्गर बना देती है। और जब वो उसे तारा को परोसती है, तभी थैंक यू सो मच मौसी, लेकिन आपने ये दिक्कत क्यों ली भला? इसमें कैसी दिक्कत तारा बेटा? अब तुम थोड़ी ना हर रोज यहाँ पर आती हो। चलो, अब जल्दी से टेस्ट करो और बताओ कि ये कैसा बना है। वाह, ये तो बहुत ही यम्मी है। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। बाहर तो 200-300 में कितने बर्गर मिलते हैं, लेकिन उनका स्वाद भी इतना टेस्टी कभी नहीं होता जितना कि आपका वाला बर्गर है। यू आर दी बेस्ट मौसी। शुक्रिया बेटा, तुम्हें पसंद आया ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और चाहिए तो ले ले बेटा, मैंने बहुत से बनाए हैं। तू पीहू से जब कह रही थी तभी मैंने सुन लिया था, इसीलिए ये बर्गर मैंने तेरे लिए बनाया बेटा। हाउ स्वीट मौसी। अब तो मुझे जब भी बर्गर खाने का मन होगा, मैं बाजार जाने की जगह सीधे यहीं पर चली आऊंगी। और क्या, जब चाहे तब आ सकती हो तुम बेटा। ये घर भी तो तुम्हारा ही घर है। हाँ तारा, मैं तो कहती हूँ कि तू यहीं रुक जा, फिर हम दोनों खूब एंजॉय करेंगे। काश ऐसा हो पाता, लेकिन मम्मी पापा ऐसा कभी नहीं होने देंगे। खैर, कोई बात नहीं। तू थोड़ी ना किसी और शहर में रहती है, और अगली बार तो मेरे घर पर आना, फिर हम दोनों खूब एंजॉय करेंगे। फिर रात के समय जब तारा को वहां सोते हुए गर्मी लगती है, तभी सुजाता खिड़की पर गीला कपड़ा टंगा देती है, जिससे पूरा कमरा नेचुरली ठंडा हो जाता है। वाह मौसी, इतना अच्छा तो एसी ऑन करने के बाद भी नहीं लगता, जितना कि इस गीले टंगे हुए कपड़े से लग रहा है। इतनी ठंडी हवा आ रही है इससे। माफ करना बेटा, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे घर की तरह एसी या कूलर तो नहीं है। मगर हाँ, इस ठंडे कपड़े को यहाँ टांगने के कारण पूरा कमरा रात भर ठंडा रहेगा। पुराने जमाने में भी तो ऐसा ही होता था, जब एसी या कूलर नहीं हुआ करते थे। हाँ तारा, हम तो रोज ही ऐसे सोते हैं, इससे बहुत अच्छी नींद आती है। हाँ, मुझे भी अब वैसा ही लग रहा है कि आज तो मुझे भी एकदम अच्छी नींद आने वाली है। चल, अब सो जाते हैं। रात भर तारा को अच्छी नींद आती है। फिर अगले दिन सुबह मंदिर से लेकर शाम में मेले तक हर जगह घूमकर तारा अपनी मौसी और बहन के साथ खूब एंजॉय करती है। फिर घर लौटने के बाद वो ये सारी बातें पूनम और संजीव को बताती है। क्या बात है भाई, तुमने तो वाकई में बहुत मजे किए हैं। हाँ तारा, तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर मुझे तो मेरे बचपन के दिन याद आ गए। मैं भी ऐसे ही हमारी मौसी जी के घर जाया करती थी और उसके साथ बहुत खेला करती थी। क्या दिन थे वो। मौसी भले ही गरीब हो, लेकिन उनका दिल तो बहुत ही बड़ा है। मेरे वहां जाने के बाद से उन्होंने मुझे किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे तो बर्गर खाने की बहुत इच्छा हो रही थी, तभी उन्होंने फटाफट से बर्गर भी बना दिया। फिर रात के समय गर्मी हो रही थी, तो खिड़की पर गीला कपड़ा टंगा दिया। उससे रात भर पूरा कमरा एकदम ठंडा रहा। और आपको पता है मम्मी, उतना सुकून तो मुझे यहाँ पर भी नहीं मिला जितना कि उनके घर पर मिला। अरे वाह बेटा, ये सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वरना आजकल के बच्चे तो एडजस्ट करने के लिए कितनी नखरे करते हैं, पर तुम्हें तो सब उन्हीं चीजों से प्यार है जो बाकियों को नापसंद सी होती है। जहाँ तारा की मौसी गरीब होती है, वहीं पर बुआ एकदम अमीर होती है। उनका नाम मीरा होता है, जो अपने बेटे ईशान और पति दिलीप के साथ रहती है। ऐसे ही एक रोज, हेलो पूनम, कैसी हो तुम? ठीक हो दीदी, आप बताइए। सब एकदम बढ़िया है। ईशान का बर्थडे है ना परसों, तो उसी के लिए कॉल किया था। परसों के दिन मैं घर पे ही एकदम ग्रैंड पार्टी कर रही हूँ, तो शाम के समय तुम संजीव और तारा आ जाना। आ जाएंगे दीदी। अब ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? सो तो है,
पर मैंने सोचा फिर भी एक बार कॉल करके बता दूं। अब तुम तो मुझे कॉल करती नहीं हो। तुम्हें तो अपनी ननद की कुछ पड़ी ही नहीं है। हालचाल पूछने के लिए भी मुझे कॉल नहीं करती, और जब मैं कॉल करती हूँ तब भी नहीं उठाती, और ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करती हो। वो क्या है ना दीदी, आपके घर की तरह यहाँ पर मेरे हाथ के नीचे नौकर चाकर नहीं होते, इसलिए मुझे ही सारे काम करने पड़ते हैं, और उस चक्कर में मुझे खुद के लिए तक समय निकालने का मौका नहीं मिलता, तो मैं दूसरों के लिए समय क्या ही निकालूंगी। हाँ, वो बात भी है, पर फिर भी टाइम मैनेजमेंट किया करो ना। इस तरह अगर काम में उलझी रहोगी तो कैसे चलेगा। दूसरों के लिए ना सही, पर कम से कम खुद के लिए तो समय निकालना ही चाहिए ना हमें। जी दीदी। चलो ठीक है, आओ फिर परसों, इंतजार रहेगा तुम्हारा। फिर इसके बारे में वो तारा और संजीव को बताती है। क्या बात है मम्मी, परसों ईशान का बर्थडे है, और मैं तो ये बात भूल ही गई थी। और पूनम, हमें उससे कोई अच्छा सा गिफ्ट देना होगा। हर बार दीदी भी हमारी तारा को कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देती है, तो हमें भी ईशान के लिए कुछ वैसा ही करना चाहिए। अब वो तारा के लिए करती है तो उसमें क्या हुआ, बुआ है ना वो इसकी। अरे नंदोई जी एक बिजनेसमैन है, और तुम एक जॉब एम्प्लॉय, इसलिए ज्यादा पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ईशान के पास वैसे भी सब कुछ है, इसीलिए हमें उसे कुछ भी गिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी नाम के लिए कुछ तो देना ही होगा ना, तो 500 या 1000 का ही कुछ दे देंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो पूनम, दीदी तारा को तो हजारों रुपए के केवल तोहफे ही देती है, और हम ईशान को केवल 500 या 1000 का ही तोहफा देंगे। नहीं नहीं, ये सही नहीं होगा। हमें थोड़ा महंगा तोहफा ही देना होगा। जो करना है करो, तुम्हारे पैसे हैं ना, मेरा कौन सा हक है उस पर। लगती ही कौन हूं मैं तुम्हारी, जो तुम मेरी एक बात भी सुनोगे। इतना कहकर पूनम वहां से चली जाती है। अरे पूनम, मेरी बात तो सुनो। ये औरत भी ना एकदम अजीब है। पता नहीं क्या दिक्कत है इसे दीदी से। उनसे रिलेटेड कुछ भी हो, इसे कलेश तो करना ही होता है। लगता है पिछले जन्म की दोनों जानी दुश्मन होंगी। जब पूनम तारा और संजीव के साथ ईशान की बर्थडे पार्टी में जाती है, तभी डेकोरेशन एकदम बढ़िया है ना पूनम। दीदी का ससुराल तो सच में काफी आलीशान है। यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी बड़े 5 स्टार होटल में आ गए हो। ये सब तो बस दिखावा है, और दीदी तो उसमें माहिर है। और कुछ आता है क्या इन्हें, बस घमंड में रहकर दूसरों को नीचा दिखाना आता है इन्हें। अरे पागल हो क्या तुम, ये भी कोई जगह है क्या ये सब बातें करने की। और तुम तो मेरी बहन के बारे में ये सब बोलो ही मत, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो कैसी है। जब देखो तब बेवजह उसे जज करती रहती हो। लो भाई, अब सभी बच्चों को रिटर्न गिफ्ट्स भी बांट रही है। इन्हें तो बस अपनी अमीरी दिखाने का मौका ही चाहिए होता है। ये तो बस उसी की फिराक में रहती है। फिर ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, मुझे तो यहाँ से निकलने में 1 और घंटा लेट होगा, और तब तक तो तारा की स्कूल भी छूट जाएगी। क्या करूं मैं। एक काम करती हूँ, मीरा दीदी को ही मैसेज कर देती हूँ। वैसे भी वो हर रोज कार में सवार होकर ईशान को लेने जाती है, तो उन्हीं से कह देती हूँ कि आज मेरी तारा को भी साथ ले ले, और घर छोड़ दे उसे। लेकिन मेरा पूनम का कॉल उठा ही नहीं पाती, क्योंकि वो अपना फोन घर पर ही भूलकर कार में आगे निकल चुकी होती है। हे भगवान, मैं तो अपना फोन घर पर ही भूल गई हूँ, और अब तो मैं आधे रास्ते तक भी आ गई हूँ। जाने दो, वैसे भी मुझे किसी को कोई अर्जेंट कॉल भी नहीं करना। पहले ईशान को स्कूल से पिक कर लेती हूँ, फिर उसके बाद सीधे घर चली जाऊंगी। वही दूसरी तरफ मेरी ननद तो एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। टाइम पर मेरा फोन कभी नहीं उठाएगी ये। मैंने तो इन्हें कितने सारे मैसेजेस भी किए हैं, लेकिन वो भी अभी तक उन्होंने देखा ही नहीं, या फिर क्या पता देखकर भी अनदेखे कर दिए हो। उनकी कार में मेरी बेटी को लाना ही ना हो उन्हें। मुझे तो शक्ल से ही एकदम नालायक लगती है वो। पता नहीं ये सारी नंदे इतनी बुरी क्यों होती हैं। बेचारी मेरी बेटी,
अकेली खड़ी होगी स्कूल गेट पर। एक काम करती हूँ, उसे लाने के लिए पड़ोसन को ही भेज देती हूँ। इस तरह से पूनम पड़ोसन को भेजकर तारा को पिक करने के लिए कहती है। फिर बाद में घर आने पर वो मीरा को कॉल करती है। हेलो पूनम, आई एम रियली सॉरी। तुमने मुझे कितने सारे कॉल्स और मैसेजेस किए, लेकिन मैं मेरा फोन घर पर ही भूल गई थी और वैसे ही ईशान को पिक करने चली गई। फिर बाद में लौट कर देखा तो तुम्हारे कई सारे कॉल्स और मैसेजेस थे। और फिर संजीव ने कॉल पर बताया कि तारा को लेने के लिए पड़ोसन गई है। मुझे नहीं पता दीदी कि आप कितना सच बोल रही हो और कितना झूठ बोल रही हो, पर प्लीज आइंदा से ऐसा मत करना। वैसे तो आप हर जगह फोन लेकर ही घूमती रहती हो, और आज के दिन आप फोन घर पर कैसे भूल गई? कमाल है। अरे सच में पूनम, मैं वाकई में अपना फोन घर पर ही भूल गई थी। पता नहीं तुम्हें मेरी बातें इतनी झूठ क्यों लग रही हैं। भला मुझे तारा को पिक करने में क्या ही दिक्कत हो सकती है? और ये कैसी बातें कर रही हो तुम? खैर कोई बात नहीं दीदी, ख्याल रखना अपना। बाय। इतना कहकर पूनम कॉल कट कर देती है, जिसके बाद संजीव उस पर भड़क जाता है। ये क्या तरीका है पूनम? भूलो मत, वो मेरी बड़ी बहन है और तुम्हारी ननद। अरे जब वो इतना कह रही है कि वो वाकई में अपना फोन घर पर ही भूल कर गई थी, तो तुम इस बात को क्यों नहीं मान रही? और भला दीदी हमारी तारा को पिक क्यों नहीं कर सकती? क्या बिगड़ जाएगा उसमें? दीदी अमीर है, इसलिए वो हमारी बेटी के साथ भेदभाव करती होगी, और ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है। ये सब कुछ भी नहीं है पूनम। दीदी हमारी तारा को अपने ईशान से भी ज्यादा प्यार करती है, इसलिए प्लीज मेरी बहन के बारे में ऐसा कुछ भी अनाप शनाप मत बको। तुम चाहे जो कह लो संजीव, और इस बात के लिए मैं उसकी बैंड तो बजा कर ही रहूंगी। ऐसे ही एक दिन जब तारा बीमार हो जाती है, तभी मम्मी बस हो गया। देख तारा बेटा, ज्यादा नाटक मत कर। ये सूप मैंने खास तेरे लिए ही बनाया है। इसे पीने से तेरी सेहत जल्दी से ठीक हो जाएगी। पर मम्मी, अब मुझे और कितने दिन ऐसे ही रेस्ट करना होगा? मुझे बाहर जाने का बहुत मन कर रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि तुझे और 4 से 5 दिनों तक आराम ही करना है। इसलिए मुझे अब तेरी कोई नखरे नहीं चाहिए। अच्छे से आराम कर, फिर उसके बाद ही बाहर चली जा। ठीक है मम्मी। कोई आया नहीं क्या इसके स्कूल से मिलने? तुम ही तो कह रही थी ना कि वो आशु की मम्मी आने वाली है। वो तो आकर चली भी गई, लेकिन एक तुम्हारी ही बहन नहीं आई। वैसे तो बड़ी ही पेस्ट पुआ बनती फिरती है, पर अब जब पता है कि तारा की तबीयत इतनी खराब हुई है, तो वो इसे देखना तो दूर की बात है, इसका हालचाल पूछने के लिए उन्होंने तो इसे अभी तक कॉल भी नहीं किया। उतने में घर की डोरबेल बजती है और वहां पर मीरा ही आई होती है। तारा बेटा, कैसी है तू? और क्या हो गया तुझे अचानक से? कुछ नहीं बुआ, टाइफाइड हो गया है मुझे। इतना भी मेजर नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने केवल आराम करने के लिए ही कहा है। अगर ज्यादा होता तो वो एडमिट कर लेते मुझे। हे भगवान, यहाँ के इस इलाके में पानी साफ नहीं आता क्या? क्यों रे संजीव? अरे नहीं दीदी, पानी तो एकदम साफ ही आता है, लेकिन ना जाने इसने बाहर कुछ खा पी लिया होगा और उसी के कारण ये बीमार हो गई। मैंने कितनी बार कहा है, अगर बाहर का कुछ खाना हो तो उसी को घर पर बनवा लो। बाहर आजकल बहुत ही गंदी तरह से खाना बनाया जाता है, फिर चाहे वो कोई भी पदार्थ क्यों ना हो। सो तो है दीदी, और अब मुझे समझ आ चुका है। अब से मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाऊंगी बुआ। मम्मी ने भी मुझे स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है। चलो अच्छा है, मुझे तो लगा कि आप आएंगी ही नहीं। अब आप इतनी बिजी जो रहती हो। अरे कैसे नहीं आती, वो बस घर पर दिलीप के दोस्त आए थे, उसी के चक्कर में वक्त ही नहीं मिल पाया, वरना मैं तो कल शाम में ही आने वाली थी। अच्छा, वैसे ईशान नहीं आया क्या? वो तो स्विमिंग क्लासेस के लिए गया है। मैंने सोचा था कि शाम के वक्त में उसे यहाँ पर लेकर आऊंगी, लेकिन शाम में मेरी पार्लर की अपॉइंटमेंट है ना,
इसलिए मैं अभी आ गई यहाँ पर। फिर शाम के समय ड्राइवर के साथ ईशान को भेज दूंगी यहाँ पर। फिर वो भी तारा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेगा। दोनों बच्चों को अच्छा भी लगेगा। बेचारी तारा घर बैठकर बोर हो रही होगी ना। हाँ बुआ, मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ। पूरा पक्का ईशान को शाम में भेज देना, उसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, वैसे ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। ये एकदम ऑर्गेनिक फ्रूट्स है और साथ ही मैंने नेचुरल जूस भी लाए हैं। और ये ले, कुछ पैसे भी रख ले। अरे दीदी, आप ये सब क्यों दे रही हो? अरे तुझे क्या करना है? मैं अपनी भांजी को दे रही हूँ ना। ले बेटा, अपनी पिगी बैंक में सेव कर लेना। और हाँ पूनम, ये फ्रूट्स इसे टाइम टू टाइम दे देना। और कुछ भी लगे तो मुझे कॉल या मैसेज जरूर कर लेना। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी दीदी, हमारे पास भी सब कुछ है। वो तो पता है पूनम, पर फिर भी। अरे हाँ दीदी, कुछ भी रहा तो हम आपको कॉल जरूर करेंगे। कुछ वक्त तारा के साथ बैठकर मीरा वहां से चली जाती है। और तभी देखा ना तुमने संजीव, तुम्हारी बहन कैसे अपनी अमीरी दिखा रही थी फिर से। और तो और इसे उन्होंने पैसे भी दे दिए। खैर, कोई बात नहीं, अच्छा ही है। कैसी हो तुम पूनम, दोनों तरफ से बोलती हो। तुम नहीं समझोगे संजीव, इसीलिए चुप ही रहो। कमाल है, सब कुछ तो तुम्हें ही पता होता है ना। फिर बाद में, हाँ सुजाता, कोई बात नहीं। तुझे आज वो फूल मालों का ऑर्डर पूरा करना है तो कर ले। तू परसों आ जाना। तारा का ध्यान रखने के लिए मैं हूँ यहाँ पर। हाँ बाबा, ठीक है, चल रखती हूँ। बाय। क्या हुआ मम्मी, मौसी और पीहू नहीं आ रहे क्या? हाँ बेटा, दरअसल मौसी को एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर आया है फूल मालाओं का। तो आज और कल वो उसी में बिजी रहेगी, इसीलिए वो परसों आ जाएगी। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई मम्मी, मौसी ने आने से मना कर दिया, तब आपने खुशी खुशी ठीक है कह दिया। लेकिन वहीं पर अगर बुआ नहीं आ रही थी तो आप उनके बारे में कितना कुछ बोल रही थी। हाँ बेटा, क्योंकि तेरी मौसी को दुनिया भर के काम रहते हैं, इसीलिए वो बहुत व्यस्त रहती है। लेकिन तेरी बुआ वैसी नहीं है। भला उसे क्या काम होते हैं, फिर भी कोई ना कोई बहाने ही देती रहती है। इसमें बिजी हूँ और उसमें बिजी हूँ। अरे ये सब तो बस अमीरों के चोचले हैं, जब देखो तो बस दिखावा ही करती रहती है। उसे लगता है कि पैसों से ही रिश्ते टिकते हैं। लेकिन जरा अपनी मौसी को देख, उनके प्यार में और बुआ के प्यार में कितना फर्क है। पर मुझे तो कोई फर्क नहीं दिखता मम्मी, वो दोनों मुझे एक बराबर ही प्यार करती हैं। दोनों ने भी कभी मुझे किसी भी चीज की कोई कमी महसूस होने नहीं दी। अरे तू अभी छोटी है, इसीलिए तू नहीं समझेगी। और अपना ज्यादा दिमाग मत चला और अपनी सेहत पर ध्यान दे। ऐसे ही जब होली का त्योहार आता है तभी। हेलो पूनम, मैं ये कह रही थी कि होली के लिए तुम लोग यहीं पर आ जाना। होली की पार्टी मैं अपने गार्डन एरिया में ही रखने वाली हूँ। ईशान और तारा के स्कूल फ्रेंड्स को भी इनवाइट करने वाली हूँ मैं। अरे वाह, ठीक है दीदी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सब बच्चे अगर एक साथ होली मनाएंगे तो और भी मजा आएगा उन्हें। हाँ, और साथ ही तुम अपनी बहन सुजाता और उसकी बेटी पीहू को भी लेकर आना। फिर पीहू भी इन लोगों के साथ खेल लेगी होली। स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ रखने वाली हूँ मैं। और हाँ, मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम अपने घर से वो गुजिया बना कर लाओ। तुम्हारे हाथ की गुजिया तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हालांकि मैं यहाँ पर भी हलवाई से बनवाने वाली हूँ, पर मुझे तुम्हारे हाथ की बनी हुई खानी है। ठीक है दीदी, बना दूंगी मैं। और साथ ही पीहू को भी लेकर आऊंगी। थैंक यू हाँ, जो आपने उसे भी इनवाइट किया। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो, वो भी तो हमारा ही परिवार है। फिर पूनम होली के दिन जल्दी उठकर गुजिया बनाती है। मम्मी, मैंने गुब्बारे और पिचकारी पैक कर ली है। वाह, खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। ये गुजिया बहुत ही टेस्टी बनी होंगी ना।
हाँ बेटा, अब क्या करें, तेरी बुआ इतनी अमीर है, हलवाई से गुजिया बनवाने वाली है, लेकिन फिर भी आज के ही दिन उन्हें मुझे ही थकाना है। उन्हें मेरे हाथ के ही बने हुए गुजिया खाने हैं, इसीलिए बना रही हूं मैं। ऐसी बात है क्या? वैसे मम्मी, होली के दिन ये गुजिया क्यों बनाते हैं? होली पर गुजिया इसीलिए बनाते हैं क्योंकि ये खुशहाली और मीठी शुरुआत का प्रतीक है। पुराने समय से नई फसल और मावा से बनी मिठाई फेस्टिव ट्रीट मानी जाती है। साथ ही पूरा परिवार मिलकर गुजिया बनाता है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? काश तुम भी तुम्हारी बातों की तरह मीठी होती पूनम। क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। लगता है आजकल तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुनाई दे रहा है। इस तरह संजीव और तारा दोनों खूब हंसते हैं और फिर सभी मीरा के बंगले पर होली मनाने जाते हैं, जहाँ पर पीहू भी आई होती है। हेलो पीहू, हेलो तारा, हैप्पी होली। हैप्पी हैप्पी होली होली ईशान। ईशान। चलो अच्छा है कि सब टाइम पर आ गए। अभी सारे गेम्स भी शुरू हो जाएंगे। ईशान बेटा, जरा यहाँ तो आना 1 मिनट। ओके मम्मा। फिर मीरा ईशान को साइड में लेकर जाकर वो उसे कुछ बताने लगती है। देख ईशान बेटा, तुझे अपनी बहनों के साथ और बाकी लड़कियों के साथ सलीके से पेश आना है। लड़कों को तुम जैसे चाहे वैसे रंग लगाओ, पिचकारी से पानी उड़ाओ उन पर, लेकिन लड़कियों के साथ जरा ठीक से खेलना। और ये बात जाकर अपने बाकी के दोस्तों को भी बता देना। समझे कि नहीं? हाँ मम्मा, समझ गया मैं। ये देखकर पूनम तारा से कहती है, देख तारा, तेरी बुआ यहाँ पर भी अपनी हरकतों से पास नहीं आ रही। जरूर वो ईशान को पट्टी पढ़ा रही होगी, या फिर तुम दोनों के साथ कोई भेदभाव करने की बात कर रही होगी। इस औरत का तो कोई भरोसा नहीं बाबा। ओफो मम्मी, ये आप क्या बोल रही हो? आपको पता भी है कि वो असल में क्या बात कर रहे हैं? आपने सुना है क्या? नहीं ना? फिर आप इन सब बातों का गलत अंदाजा कैसे लगा सकती हो? ये तो बैड मैनर्स है ना। अरे चुप कर तू। बड़ी आई गुड मैनर्स और बैड मैनर्स के बारे में पाठ पढ़ाने वाली। मैं तेरी माँ हूं या तू मेरी माँ है? ऐसे ही एक दिन जब ईशान तारा के घर आता है, तभी खेलते समय गलती से उसे एक शोपीस टूट जाता है और ये देखकर पूनम गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ईशान, ये तूने क्या कर दिया? इतना महंगा शोपीस तोड़ दिया? अरे इस तरह मस्ती कौन करता है भला? सॉरी मामी, गलती से हो गया। अरे क्या गलती से हो गया? तारा भी तो खेल ही रही है ना। लेकिन उससे कुछ टूटा है क्या? नहीं ना। एक नंबर का नालायक है तू। रुक जा, अभी तेरी माँ आती ही होगी। आने दे उसे, अब तो तुम्हारी शिकायत लगेगी। फिर कुछ देर में जब मीरा आती है, तभी पूनम चिल्ला चिल्ला कर उसे ये सब बताती है। अरे दीदी, कुछ समझाइए अपने बदमाश बेटे को। जहां देखो वहां शैतानी करता रहता है। भला ये कैसी परवरिश दी है आपने इसे? पूरे 20,000 रुपए का शोपीस तोड़ दिया इसने। ये लो पूनम, पूरे 40,000 रुपए है ये रख लो। और ये सब ईशान ने जानबूझकर नहीं किया है। खेलते खेलते बच्चों से गलती हो जाती है। दीदी, ये अब कोई बच्चा नहीं रहा, 8वीं में है ये। और इस तरह से बर्ताव कौन करता है भला? और आप ये 40,000 देकर क्या जताना चाहती हो? कि हम लोग पैसों के भूखे हैं क्या? और नहीं तो क्या? सही तो बोल रही हूं मैं। कुछ भी होता है तो आपस पैसे निकाल लेती हूँ, जबकि हर चीज पैसा नहीं होती। जरा अपने बेटे को थोड़े संस्कार सिखाइए और दूसरों के घर पर कैसे पेश आना है वो भी सिखाइए इसे। फिर उसके बाद ही इसे यहाँ पर भेजिए। 1 मिनट पूनम, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अरे क्या दूसरों का घर कह रही हो? तुम्हारा घर होने से पहले ये मेरा घर है, समझी तुम? और मेरे बेटे ने गलती की है। उसने जानबूझकर ये शोपीस नहीं तोड़ा है। कब से बोले जा रही हो? और मेरी परवरिश पर सवाल उठाने वाली तुम होती कौन हो? और मैं तुम्हें पैसे इसीलिए दे रही हूँ
क्योंकि भगवान की कृपा से हमारे पास उतने पैसे हैं जिससे मैं इस नुकसान की भरपाई कर पाऊं। 20 की जगह पर 40,000 मैंने इसीलिए दिए हैं ताकि तुम इससे भी अच्छा शोपीस खरीद लो। जा रही हूं मैं अब। और खबरदार, अगर आइंदा से मुझसे ऐसे बात भी की तो, अरे बच्चों के सामने भी तुम्हें झगड़े ही करने होते हैं, लेकिन अगली बार से अपनी उम्र और रिश्ते के दायरे में रहकर ही मेरे साथ बात करना, वरना वो भी करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सब बोलकर मीरा ईशान को लेकर वहां से चली जाती है और पूनम कुछ बोल ही नहीं पाती, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे मम्मी, सच में ईशान ने वो जानबूझकर नहीं तोड़ा था। उसकी जगह पर अगर मैं होती तो वो शोपीस मुझसे भी टूट जाता। अरे चुप कर और जाकर पढ़ाई कर ले। कुछ ही दिनों में तेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ठीक है मम्मी। वो नालायक तो बहुत कुछ बोल गई, लेकिन उसे तो मैं करारा जवाब देकर ही रहूंगी। फिर शाम के समय जब सुजाता पूनम से मिलने आती है, तभी पूनम उसे ये सारी बातें बताती है। हे भगवान, अरे उस बच्चे को तूने इतना कुछ क्यों सुना दिया? देख पूनम, गलती से हुआ था तो बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी तुझे? तू नहीं जानती सुजाता कि वो औरत कैसी है। देख पूनम, तू उसके बारे में कुछ ज्यादा ही गलत सोच रही है। जरूरी नहीं कि हर अमीर इंसान घमंडी और बुरा ही हो। मैं उसे केवल 5 से 6 बार ही मिली हूँ और वो हमेशा मेरी और पीहू के साथ एकदम अच्छे से पेश आई है और मुझे उसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं लगा। अरे 5 6 बार में क्या ही समझ आता है? वो किसी नागिन से कम नहीं है। मन तो करता है कि उसे खूब सुनाओ, लेकिन रिश्ते में वो बड़ी है ना, इसीलिए चुप रहती हूं मैं। ओफो मम्मी, आप थक नहीं जाती क्या? कभी तो जरा चुप बैठी है। जब देखो तब बुआ की बुराई ही करती रहती हो आप। ए लड़की, ज्यादा बोल मत, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अंदर जा और जाकर पढ़ाई कर ले। मैं तो वही कर रही थी मम्मी, लेकिन आपकी आवाज के कारण मेरा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग रहा, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। देख पूनम, जरा अपने गुस्से को शांत कर। मैं उससे तो झगड़ा करने ही वाली हूँ, वो भी बहुत जल्द। बहुत भड़ास है मेरे अंदर और सारी भड़ास में एक बार में ही निकाल दूंगी। आखिर खुद को वह समझती क्या है? उतने में वहां पर संजीव आ जाता है और उसे देखकर सुजाता हैरान रह जाती है और संजीव बहुत गुस्से में होता है। ये सब क्या है पूनम? मुझे दीदी का कॉल आया था। और सुजाता, तुमने कुछ समझाया नहीं क्या इसे? मेरी बड़ी बहन से बात करने का ये क्या तरीका है? मैंने तो इसे बहुत समझाया है संजीव, लेकिन ये है कि मेरी कोई बात नहीं सुन रही। अरे क्या समझाने की बात कर रहे हो तुम? मुझे जो लगा वो मैंने बोल दिया। अब ननन है तो मेरी सास बनकर बात करेगी क्या वो मुझसे? सिंपल सी बात है। ईशान ने चाहे वो शोपीस गलती से ही क्यों ना तोड़ा हो, लेकिन इस उम्र में भी वो ऐसी हरकतें करेगा तो मैं उसकी लापरवाही पर सवाल तो करूंगी ही ना। पर अगर दीदी को नुकसान की भरपाई ही करनी थी तो वो केवल 20,000 रुपए भी तो दे सकती थी ना। उन्हें डबल पैसे देकर रुबाब दिखाने की क्या जरूरत थी? अब तुम भी तो ये देखो ना कि तुम्हारी दीदी भी कुछ कम नहीं है। बस करो पूनम, अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। माँ और पापा के जाने के बाद एक दीदी ने ही मेरा इतना ख्याल रखा है। वो मेरी दूसरी माँ समान है, इसलिए आइंदा से उन्हें कुछ भी गलत कहने के बारे में सोचना भी मत। अगर ईशान की जगह उनके घर पर जाकर हमारी तारा से कोई गलती हो जाती तो दीदी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करती क्या? दीदी हमारी बेटी को उतना ही प्यार देती है जितना कि हम उसे देते हैं। लेकिन तुमने ईशान को कितना कुछ कहा। संजीव बिल्कुल सही कह रहा है। देख पूनम, तुझे भी अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। ये सब कुछ तो बच्चों के सामने ना सही, लेकिन बाद में भी तो कर सकती थी ना। और अगर मीरा जी तुझसे बड़ी है तो तुझे उनसे उल्टे मुंह बात नहीं करनी चाहिए थी। और मुझे तो अब ये लगता है कि तुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। हाँ पूनम, अभी के अभी दीदी को कॉल करो और माफी मांगो उनसे।
मैं किसी से भी कोई माफी नहीं मांगने वाली। अरे बेवकूफ समझ के रखा है क्या मुझे? देख पूनम, रिश्ते में चाहे तू छोटी हो या वो बड़ी हो, पर अब जो हुआ सो हो गया। उन्होंने तुझे कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अब तेरी बातें ज्यादा होने लगी है, इसीलिए उन्हें भी अपने सब्र का बांध तोड़कर तुझे मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ा। मैं कह रही हूँ तुझे, अभी के अभी उन्हें कॉल करके माफी मांग। वही सही होगा तेरे लिए। मैं उनसे कोई माफी नहीं मांगने वाली, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और सुजाता, तू भी उस मीरा की ज्यादा साइड मत ले, वरना मैं तुझसे भी बात नहीं करूंगी, कह दे रही हूं मैं। अब पूनम जिद पर अड़ जाती है और वो मीरा से माफी मांगती ही नहीं। फिर एक दिन मीरा के घर का नौकर कुछ सामान लेकर आता है। क्या ही इन थैलियों में? जी वो मैडम अपने परिवार के साथ राजस्थान घूमने गई थी, तो वहां से उन्होंने आप सबके लिए कुछ सामान खरीदा है। और इस थैली में तो सारा तारा का ही सामान है, वही देने के लिए आया हूं मैं। ये औरत कभी नहीं सुधरेगी। मुझे नहीं चाहिए ये सब। कह दो अपनी मैडम से कि वो ये सब फिर से ना भेजे और अपनी अमीरी वो अपने पास ही रखे। क्या? अरे सुना नहीं क्या तुमने? अब जाओ यहाँ से। अरे रुक जाओ, और ये सामान यही रख दो। क्या? लेकिन क्यों संजीव? मुझे दीदी द्वारा भेजा हुआ कोई भी सामान इस घर में बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे उस दिन के बाद मुझे उनसे बात करने की भी इच्छा नहीं हो रही। घनश्याम, ये सामान यहीं पर रख दो और तुम जाओ। और हाँ, दीदी को इन सब के बारे में कुछ भी मत बताना, ठीक है साहब? नौकर सारा सामान वही रखकर चला जाता है। देखो पूनम, उस दिन इतना सब हुआ, लेकिन उसके बाद भी दीदी ने अपने मन में कोई खटास नहीं रखी। और तारा और हमारे लिए उन्होंने कितना सामान भेजा है, जो उन्होंने राजस्थान से लाया है। दीदी में इतना सा भी गुरूर नहीं है। और अगर वो बच्चों को अपने झगड़े के बीच नहीं ला रहे, तो तुम अपनी आकड़ में इतना क्यों रहना चाहती हो? आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? दीदी खुद ही एक प्रॉब्लम है संजीव। उस दिन उन्होंने जो शब्द कहे हैं, वो मेरे दिमाग में अभी भी बैठे हुए हैं। होंगी वो रिश्ते और ओहदे में मुझसे बड़ी, लेकिन कोई भी मुझसे उस तरीके से बात नहीं कर सकता। देखो, तुम्हें अगर रूठकर गुस्से में बैठना है तो बैठी रहो, लेकिन तारा और मैं तो उनसे बातचीत करते ही रहेंगे। अब तक मैं तुम्हें 100 बार समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। और सच कहूँ तो प्रॉब्लम दीदी में नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच में है। अगर उसे सुधार दोगी तो सब ठीक हो जाएगा। क्या? इतना कहकर संजीव अपने कमरे में चला जाता है। फिर एक शाम जब तारा स्कूल से घर लौटती है, तभी उसके टिफिन में आधा डोनट देखकर पूनम एकदम हैरान रह जाती है। ये क्या है तारा? तेरी टिफिन में ये डोनट कहाँ से आ गया? कहाँ से मतलब? ऑब्वियसली किसी ने दिया ही होगा ना मम्मी। कैसा सवाल पूछती हो आप? जितना पूछा है उतना बता। ज्यादा कैची की तरह तेज जबान मत चला अपनी। अरे मम्मी, ये तो मुझे ईशान ने दिया है। वो तो हर रोज मुझे कुछ ना कुछ देता ही रहता है। हर रोज? हाँ मम्मी, बुआ हर रोज ईशान की टिफिन के साथ साथ मेरे लिए भी एक अलग टिफिन भेजती है, जिसमें कभी कोई कैंडीज होती है, तो कभी सैंडविच होता है, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, डोनट्स या फिर कपकेक्स भी होते हैं कभी कभी। और कल तो व्हाइट सॉस पास्ता भी था। बहुत यम्मी बना था मम्मी। क्या? ये सब जानने के बाद पूनम को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद वो फौरन मीरा को कॉल करती है। बोलो, क्या हुआ? ये सब क्या है दीदी? आप हर रोज तारा के लिए अलग से टिफिन क्यों भेजती हो? अरे हम खाना उसे नहीं देते क्या? और ये क्या है, आप उसे फास्ट फूड आइटम देती रहती हो। अभी कुछ ही दिनों पहले उसका टाइफाइड ठीक हुआ है, तो ये बात आपको पता नहीं क्या? पहली बात तो ये है कि वो सारा फास्ट फूड आइटम घर पर ही बनता है, जो मेरे प्रोफेशनल शेफ्स बनाते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो मेरी भतीजी है, तो मैं उसे कुछ भी क्यों ना भेजूं। तुम्हें उससे क्या मतलब है? अरे अगर वो आपकी भतीजी है, तो मैं भी उसकी माँ हूँ।
पर आप तो ये सब दिखावा करने के लिए भेजती होंगी, लेकिन मेरी बेटी की सेहत की चिंता थोड़ी ना है आपको। शट अप पूनम, आज का डोनट भी एकदम पौष्टिक ही था। और तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे किसी की कितनी चिंता करनी चाहिए। हर चीज मुझे तुमसे ज्यादा ही पता है। छोड़ो, आपकी मुलक कर तो कोई फायदा नहीं, लेकिन आप कल से मेरे बेटी के लिए कोई टिफिन नहीं भेजेंगी। ओह हेलो, मैंने कहा ना तुमसे कि मुझे ये सब बताने वाली तुम कोई नहीं होती। मैं खुद देखूंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। इसलिए अपनी फालतू की बकवास कहीं और जाकर करना, और इस रुबाब के साथ आइंदा से मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हारी कोई सहेली या एरी गेरी पड़ोसन नहीं हूँ। चलो अब रखो फोन। इतना बोलकर मीरा फोन कॉल कट कर देती है। ये मीरा की बच्ची, तुझे तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। कितना सुनाने लगी है ये। आज तक मैंने इतना किसी का भी नहीं सुना। अपने पति और बेटी के लिए चुप हूं, वरना इस चुड़ैल की तो मैं कब की खटिया खड़ी कर देती। फिर ऐसे ही एक रोज, चलो अब जल्दी से अपनी बुक्स पैक कर लो, तब तक मैं अपनी गाड़ी बाहर निकालता हूँ। ओके पापा। अरे कहाँ चली बाप बेटी की सवारी? अरे मम्मी, वो मैं बुआ के घर जा रही हूँ। परसों मेरी और ईशान की फाइनल एग्जाम शुरू हो रही है ना, इसीलिए बुआ ने एक बहुत ही अच्छे टीचर को बुलाया है हमारा ओवरऑल रिवीजन लेने के लिए। उनकी फीस तो बहुत ही ज्यादा है, पर वो फाइनल एग्जाम खत्म होने तक हर रोज हमें घर आकर पढ़ाया करेंगे। चलो अच्छी बात है, जाओ जाकर अच्छे से पढ़ लो। वैसे भी वो औरत तो बस काम निकलवाने के ही लायक है। उससे तो बस कुछ ना कुछ लेते ही रहना चाहिए। अपना हक नहीं छोड़ना बेटा। आप तो बड़ी ही अजीब हो मम्मी। जब कुछ भी लेने की बारी आती है तब आप कभी मना नहीं करती मुझे। बुआ कितना कुछ करती है मेरे लिए, लेकिन उसके बाद भी आप उनके बारे में कितना बुरा बुरा बोलती रहती हो। इस तरह दो मुंह से बात मत किया करो, और अपना गुस्सा शांत रखकर थोड़ा प्यार से भी बात कर लिया करो आप। क्या अब तू इतनी बड़ी हो गई है क्या, जो तू मुझे ये सब बताएगी? नालायक कहीं की। और खबरदार, जो आइंदा से तूने इतनी जबान चलाकर मुझसे बात की तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। चल जाओ। तारा बिना कुछ कहे ही वहां से चली जाती है। फिर एग्जाम्स खत्म होने के बाद समर वैकेशन में एक रोज ईशान और पीहू दोनों भी तारा के घर आते हैं। तभी, वाह मौसी, ये मैंगो आइसक्रीम तो बहुत ही टेस्टी है ना तारा? हाँ पीहू, ये मम्मी ने घर पर ही बनाई है। मम्मी हर साल समर सीजन में घर पर ही आइसक्रीम बनाती है। वाओ, मेरे घर पर भी आइसक्रीम बनती है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ की आइसक्रीम टेस्ट करना चाहूंगा। क्यों? अगर तेरे घर पर आइसक्रीम बनती है तो तू वहीं जाकर खाना। यहाँ पर तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। अरे मम्मी, ये आप किस तरह से बात कर रहे हो? प्लीज इसे भी एक कटोरी भरकर आइसक्रीम दे दो ना। नहीं, इसे कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी। फिर बाद में जब बाहर खेलते समय ईशान के घुटने पर चोट लग जाती है, तभी आ मेरा पैर। ओ नो तारा, इसके घुटने से तो खून बह रहा है। मौसी, जल्दी आओ मौसी। अरे मम्मी, ईशान को चोट लग गई है, जल्दी से आ जाओ। क्यों? किसने कहा था ये बंदरों की तरह उछल कूद करने के लिए? इस लड़की से तो कोई ना कोई कांड होता ही रहता है। या तो ये दूसरों का नुकसान कराता है, या फिर खुद का नुकसान करता है। और अब मैं सोने जा रही हूँ, बाद में आ जाऊंगी बाहर। उतने में वहां पर आई सुजाता ये सब देख लेती है। अरे बाप रे, ईशान बेटा, तुम्हें तो बहुत ही गहरी चोट लगी है। तारा बेटा, जाकर अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ जाओ। पर मौसी, मुझे नहीं पता कि मम्मी फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखती है। हे भगवान! पूनम, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ जा बाहर। पूनम, ये औरत बहरी हो गई है क्या? सुजाता फटाफट रसोई में से हल्दी लाकर ईशान की चोट पर लगाती है।
जिससे उसे आराम मिलता है। फिर उसके बाद वो गुस्से में पूनम के कमरे में जाती है। उठ जा पूनम। अरे क्या हुआ सुजाता? क्यों इतना चिल्ला रही है तू? अरे पागल वागल हो गई है क्या तू? बाहर उस लड़के को कितनी गहरी चोट लगी है और तू है कि तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ, क्योंकि वो उस मनहूस औरत का बेटा है, तो मैं उसके बारे में इतना क्यों ही सोचूं? उसकी माँ ने मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की है, इतना कुछ सुनाया उसने मुझे, और मैं इसमें से कुछ भी नहीं भूली हूँ। देख पूनम, जैसे गुस्से में मैं तुझे कभी कभार डांट देती हूँ, वैसे ही वो भी एक बड़ी ननंद होने के नाते तुझे डांट देती है। पर तूने उसकी बातों को अपने दिमाग में इतना क्यों बिठा के रखा है, जबकि सारी गलतियां तो तेरी तरफ से ही है। तू ही इतनी अकड़ में बैठी है, जबकि तुझे जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। अरे तुझे आखिर हो क्या गया है सुजाता? तू मेरी बहन है या उसकी बहन है? यहाँ पर बात बहन होने की नहीं है, बल्कि सही और गलत की बात है ये। तू ही गलत है पूनम। मीरा जी ने तारा के साथ कभी भी कोई गलत बर्ताव नहीं किया है। अरे वो तो इसे भी अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती है। लेकिन तूने आज ईशान के साथ क्या किया? वो बेचारा वहां बाहर दर्द से रो रहा था और तू यहाँ पर आराम से सो रही थी। देख सुजाता, तुझे अगर उस नालायक औरत की तरफदारी ही करनी है तो तू आराम से करती बैठ, लेकिन मुझसे बात मत कर। शायद तू सही ही कह रही है। और तू क्या मुझे बताएगी? अब से मैं ही तुझसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं गलत का साथ हरगिज नहीं दूंगी, फिर चाहे वो मेरी सगी बहन ही क्यों ना हो। बस, अब बहुत हो गया। हाँ जाओ जाओ। आप मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं मर नहीं जाऊंगी। और एक और बात सुन लेना, मैं उस मीरा से भी कभी माफी नहीं मांगूंगी। और इस समय तुम जो भी मेरे साथ कर रही हो वो बहुत गलत है, इसलिए जरा सोच समझ कर फैसला लो। मैंने फैसला सोच समझ कर ही लिया है, और मैं सच कह रही हूँ। मुझे अब तुझसे बात करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही। जिस दिन तू अपनी ननद से माफी मांगेगी और अपना ये पूरा स्वभाव बदल देगी, उसी दिन मैं तुझसे बात करूंगी। जा रही हूं मैं। इतना बोलकर सुजाता पीयू को लेकर वहां से चली जाती है, और ये देखकर पूनम बहुत हैरान रह जाती है। धीरे धीरे अब तारा भी पूनम से बात करना कम कर देती है। तारा, ये किसके कपड़े पहने हैं तूने आज? खुद के कपड़े ही पहनूंगी ना मम्मी, पड़ोसी के थोड़ी ना पहनूंगी। क्या अब भी कैसी बातें करती रहती हो? खुद के कपड़े? लेकिन तूने ये वाले कपड़े तो कभी नहीं खरीदे। और आज से पहले मैंने ये कपड़े कभी देखे भी नहीं। पापा ने या मैंने भी नहीं दिलाई है तुझे कपड़े। फिर आए कहाँ से तेरे पास? ये कपड़े मुझे बुआ ने दिलाए हैं, पिछले सैटरडे जब मैं शाम के समय उनके घर गई थी ना, तभी। अरे तू उनसे ये कपड़े लेकर भी आ गई, और तूने मुझे बताना या दिखाना भी जरूरी नहीं समझा। अब बात करने के मूड में भी रहती हो क्या मम्मी? जब देखो तब गर्म तवे की तरह तपी हुई रहती हो। आपसे नॉर्मली बात करने के लिए भी कितना सोचना पड़ता है मुझे। अरे पर मुझे लेट हो रहा है मम्मी, और आज बुआ के साथ मैं मॉल जा रही हूँ। उनके ड्राइवर मुझे लेने आ ही रहे होंगे। बाय। क्या? अरे रुक जा। कमाल है, अपनी बुआ के साथ रह रहकर इस लड़की का रवैया भी काफी बदल चुका है। ऐसे ही एक रोज जब पूनम की तबीयत खराब हो जाती है, उस दौरान मीरा ही तारा को स्कूल से पिक करती है। थैंक यू सो मच बुआ, मम्मी नहीं आ पाई, इसलिए आप मुझे लेने आ गई। ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही है तू? बुआ हूं मैं तेरी, और ये मेरा फर्ज है, तो आइंदा से ये थैंक यू वगैरह मत बोलना। ठीक है बुआ। वैसे अब तेरी मम्मी की तबीयत कैसी है? पहले से काफी बेहतर है। चलो अच्छा है, पर तू उन्हें ज्यादा परेशान मत करना, उल्टा उनका जरा ख्याल रखना। कुछ भी लगे तो मुझे कॉल या मैसेज कर देना, मैं अपने फैमिली डॉक्टर को भेज दूंगी। ठीक है बुआ। मीरा तारा को घर ड्रॉप कर देती है, और घर जाकर जब तारा कार में हुई बातचीत के बारे में पूनम को बताती है, तभी
क्या? हाँ मम्मी, अब आप ही देखिए, आप यहाँ अपने मन में इतना गुस्सा और नफरत लेकर बैठी हो, और वहां बुआ आपसे इतनी बड़ी होकर भी आपके पीठ पीछे आपके बारे में कितना सोच रही है। अगर उनके मन में कोई खोट होता तो वो मुझसे वो सब बातें बिल्कुल नहीं कहती। अरे वो एक नंबर के कलाकार हैं। एक्टिंग करने में तो उसे ऑस्कर मिलना चाहिए। अगर उसे मेरी चिंता होती तो वो खुद मुझे कॉल या मैसेज करती ना। और ये क्या है कि वो अपने फैमिली डॉक्टर को भेज देगी? दुनिया में केवल उसी के पहचान के फैमिली डॉक्टर है क्या? बाकी सारे डॉक्टर्स मर गए हैं क्या? जब देखो तब उसे पैसों की ठोस शमानी होती है। देख बेटा, तू उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। वो औरत बहुत शातिर है और उतनी ही बुरी भी है। बुरी वो नहीं, आपकी सोच है मम्मी। आई मीन सीरियसली, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। मुझे भी सब समझ आता है। आप ही बुआ को इतनी बुरी नजर से देखती हो, इसीलिए वो आपको बुरी लगती है। और कौन सिर्फ मम्मी, अपने मन से ये खटास मिटा दीजिए और अपनी जिंदगी में थोड़ी मिठास लाइए। इस तरह से जीते हुए आपको भी अच्छा लगता है क्या? खैर, मुझे तो आपसे बात करने में अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। क्या? कमाल है, जिसे देखो वो मुझे यही सुनाकर चला जाता है। इस निकम्मी को तो मैं ठीक होने के बाद ही देखूंगी। ये चुटंकी तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है अब। ऐसे ही एक दिन जब सभी एक फंक्शन में साथ मिलते हैं, तभी, हे भगवान, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया संजीव कि इस फंक्शन में दीदी भी आने वाली है? मुझे तो इनका चेहरा देखकर ही इतना गुस्सा हो रहा है कि क्या ही बताऊं। पूनम, जरा अपना मुंह बंद करो। हम घर पर नहीं बाहर हैं, सो प्लीज। इतने में मीरा सामने से आकर पूनम से बात करती है। हेलो पूनम, कैसी हो तुम? ये मेरी भाभी पूनम है। और पूनम, मीट सानिया, मेरी बहुत पुरानी सहेली है ये। बस कीजिए दीदी, क्यों अच्छी बनने का ढोंग कर रही हूँ आप सबके सामने? और सानिया, ये जो तुम्हारी सहेली है ना, ये एक नंबर की फेक इंसान है। अकेले में तो ये मुझसे बहुत झगड़ती है और अपनी उम्र और हैसियत का घमंड दिखाकर मुझे बहुत बुरा बुरा बोलती है। और यहाँ दुनिया वालों के सामने ऐसे दिखा रही है जैसे हम दोनों के बीच सब कुछ अच्छा है। भाई वाह, मानना पड़ेगा आपकी एक्टिंग को। पूनम, चुप हो जाओ। अरे क्या चुप हो जाओ संजीव? सानिया, जस्ट इग्नोर। और संजीव, तुम इसे अभी के अभी यहाँ से लेकर जाओ। हाँ दीदी, आई एम सॉरी। इट्स ओके संजीव, इसके मुंह लगकर तो सच में कोई फायदा नहीं है। क्या कहा? पूनम चिल्लाती रहती है और संजीव उसे अपने साथ लेकर जाता है। फिर रात के समय, वो सब क्या था पूनम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से उस तरह बात करने की? क्योंकि तुम्हारी बहन दोगली है संजीव। दुनिया के सामने मेरे साथ अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही थी, पर पीठ पीछे मेरे घर पर मुझे उल्टा सीधा बोलकर निकल जाती है वो। बस करो पूनम, दीदी कोई एक्टिंग नहीं कर रही थी। अरे वो तुम्हारी तरह बेकार नहीं है। उनका एक क्लास है। वो नफरत या गुस्से को लेकर नहीं बैठती। उन्होंने सब कुछ भुलाकर पब्लिक में पर्सनल झगड़ा दिखने नहीं दिया और इसीलिए सामने से उन्होंने ये कदम बढ़ाया। लेकिन तुमने क्या किया? तुम्हें तो प्यार और इज्जत कहाँ रास आती है, और इसीलिए उन्होंने तुमसे पलटकर जवाब देना या बहस करना सही नहीं समझा, क्योंकि उन्हें उनकी इज्जत की परवाह है। अरे उनमें तो एक अलग ही लेवल का क्लास है जो तुम में बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब तुम मुझे बेकार और क्लासलेस कह रहे हो? हाँ, कह रहा हूं मैं, क्योंकि तुम्हारी हरकतें भी बिल्कुल वैसी ही है। ना जाने आप कब सुधरोगे मम्मी। दिन ब दिन आपकी इन हरकतों को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी माँ हो। आई मीन, इतना निगेटिव कोई कैसे हो सकता है? ये लड़की, अगर ज्यादा बोलेगी ना तो आज सारा गुस्सा तुझ पर उतार कर तुझे खूब मारूंगी। इस पर हाथ उठाने की हिम्मत भी मत करना। माना कि ये छोटी है,
लेकिन कुछ भी गलत नहीं बोल रही है। और सच कहूँ तो तुमसे भी ज्यादा समझदार ये है। अरे तुम्हारी इन हरकतों को देखकर इस पर क्या असर पड़ेगा? क्या सीखेगी ये तुमसे? वाह, दोनों बाप बेटी मिलकर मुझ पर ही चिल्लाओ। सही है, मुझे चिल्लाने या लड़ने झगड़ने का कोई शौक नहीं है। अरे मैं तो बस यही चाहता हूँ कि सब आपस में एक साथ रहे प्यार से। लेकिन इतना बुरा भला बोलने के लिए तुम ही हमें इतने मौके दे रही हो। आज अगर तुम चाहती ना, तो दीदी के उस स्वीट जेस्चर को स्वीकार करके तुम भी उनसे और उनकी सहेली से अच्छे से बात कर लेती। लेकिन नहीं, तुमने ना जगह देखी ना वक्त देखा, बस शुरू हो गई तुम। छोड़ो, तुमसे तो बात करना ही गुनाह है। पूनम बड़बड़ करती ही रहती है, लेकिन संजीव उसकी एक भी नहीं सुनता। फिर अगले दिन जब पूनम नींद से उठती है, तभी तारा अपने कमरे में होती ही नहीं और वो उसे हर जगह ढूंढती है। संजीव, हमारी तारा, तारा कहाँ चली संजीव? मुझे तो वो कहीं भी नहीं दिख रही। सुबह सुबह खेलने चली गई क्या बाहर? लेकिन वो इतनी सुबह से बाहर कभी नहीं जाती, फिर आज कैसे चली गई? उसकी अलमारी भी आधी खाली है, बेड पर भी सामान पूरा बिखरा हुआ था, मानो जैसे उसने सामान पैक किया हो। हाँ पूनम, वो दीदी के घर रहने चली गई है। क्या? लेकिन वहां आने जाने तक ही ठीक था, फिर वो नालायक वहां रहने क्यों चली गई? बताओ संजीव। यहाँ पर हो रहे झगड़ों को देखकर उसे यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो मेरे पास आई और उसने कहा कि उसे अब अपनी बुआ के पास ही रहना है। मैं आज सुबह ही उसे वहीं पर छोड़ के आया हूँ। अब देखो, तुम्हारी ऐसी घटिया हरकतों के कारण आज तुमसे तुम्हारी बेटी भी दूर हो गई। ये सही नहीं हुआ, और मुझसे मेरी बेटी दूर नहीं हुई है, बल्कि जानबूझकर की गई है। ये सारी चाल तुम्हारी बहन की ही है। उसी ने अपने झूठ और फरेब वाले प्यार से मेरी बेटी को मुझसे दूर किया है। अरे ये तो तुम्हारी हर बार की आदत है, अपनी गलतियों का इल्जाम बिना कुछ सोचे और समझे दूसरों पर डाल देना। ठीक है, तो फिर रहे वो अपने बुआ के पास ही। मैं भी उसे बुलाने या मनाने के लिए बिल्कुल नहीं जाने वाली। अरे उसने ये फैसला लेने से पहले मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। थोड़ा सोच तो लेती वो। एक पल में ही उसके लिए उसकी बुआ सगी माँ से भी बढ़कर हो गई क्या? अरे तुम तो बस अपनी तरफ से ही सोचती हो, कभी तो सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच लिया करो। तब पता चलेगा तुम्हें कि कौन सही है और कौन गलत। खैर, तुम्हें अगर मैं समझाते बैठूंगा तो दिन रात सब कम पड़ जाएगा, और मुझे अब काम पर भी जाना है। फिर 2 दिनों के बाद सुजाता के जन्मदिन के अवसर पर पूनम उसे कॉल करती है। और तभी, देख पूनम, मुझे तुझसे कोई बधाई नहीं चाहिए। मुझे हाल ही में पता चला है कि अब तारा ने भी वो घर छोड़ दिया है। और कितने रिश्ते तोड़ेगी तू अपनी बुराई के कारण, बता? पर सुजाता, मुझे सच में कोई सफाई नहीं चाहिए, और प्लीज मुझे आइंदा से कॉल या मैसेज मत करना। जब तू अपनी हरकतें सुधार लेगी ना और अपनी नैनन से माफी मांगेगी, तभी तेरी ये बहन तुझसे वापस बात करेगी। बाय। पर सुजाता, मेरी बात तो सुनो सुजाता। तारा को वहां बुआ के घर जाकर भरपूर प्यार और दुलार मिलता है। तारा बेटा, जल्दी से पैकिंग कर लो, हम सब गोवा जा रहे हैं। वाओ, गोवा! गोवा की बीच तो बहुत ही अमेजिंग होती है। मैं तो वहां जाकर बहुत एंजॉय करूंगा। तारा, तू बाद में पैकिंग कर, मैं करूंगा अभी। ओ हेलो, वो कर रही है तो उसे शांति से करने दो, ज्यादा नाटक मत करो। मेरी भतीजी मेरे लिए तुझसे भी बढ़कर है, समझा कि नहीं? अच्छा मम्मी, सही है। यार, एक तो मुझे कितना सुकून मिल रहा है। मम्मी ने तो बुआ के बारे में खामखा कितना गलत कहा था, जबकि बुआ तो मुझे एक माँ की तरह ही प्यार दे रही है। इनके प्यार में ना तो कोई मिलावट है और ना ही कोई झूठ है। वहीं दूसरी तरफ अब पूनम पूरी तरह अकेली पड़ जाती है।
उसे पल पल तारा की याद आती रहती है। तारा भी चली गई और एक ही छत के नीचे रहकर संजीव भी मेरे साथ ठीक से बात ही नहीं करता। मेरी बहन सुजाता, वो भी मुझसे नाराज है। मैं सबके लिए दुख का कारण बनी हुई हूँ। इतनी बुरी हूँ क्या मैं? नहीं, मुझे जरूरत है किसी की। इस समय मुझे मेरी बहन चाहिए। एक वही है जो मुझे अच्छे से समझ सकती है। मैं सुजाता के पास ही चली जाती हूँ। फिर सुजाता के पास जाकर पूनम फूट फूट कर रोने लगती है और वो भी अपना गुस्सा छोड़कर पूनम को शांत कराती है। अरे अब बस भी कर, कितना रोएगी? और क्या करूँ सुजाता? मुझसे तो अब ये सब देखा ही नहीं जा रहा। सब मुझसे नाराज हैं। क्योंकि तूने अपना स्वभाव वैसे ही बना लिया है। अरे तेरी नजर में हर अमीर इंसान घमंडी है और हर गरीब इंसान अच्छा होता है, जबकि जरूरी नहीं होता कि हर अमीर इंसान बुरा ही हो या फिर हर गरीब इंसान अच्छा ही हो। तू ही याद कर, जब जब झगड़े हुए हैं तेरी ननन ने उन्हें इतना खींचा तक नहीं है। वो हमेशा निस्वार्थ भाव से तारा से प्यार करती रही, यहाँ तक कि उसने तेरा हालचाल भी पूछा, तुझसे लोगों के सामने अच्छे से बात की। और क्यों ना चिल्लाए वो, उसने हक से डांटा है तुझे, जैसे मैं डांटती हूँ। तुझे अपना नजरिया बदलना होगा पूनम। उल्टा तू तो सबसे खुशकिस्मत है जो तुझे इतनी अच्छी ननन मिली है। शायद तू सही कह रही है सुजाता। ये सब मेरे ही कारण हो रहा है। अब अगर मैं ठीक से सोचूं तो कहीं ना कहीं हर फसाद की जड़ मैं ही हूँ। जो सब मैं नहीं समझ पाई वो मेरी बेटी समझ गई। लेकिन मेरे अंदर इतनी बुराई भर गई थी कि मुझे अच्छाई दिख ही नहीं पा रही थी और ना ही मैं कुछ समझ पा रही थी। लेकिन अब मैं तुझसे और अपने आप से वादा करती हूँ कि जो रायता मेरी वजह से फैला है मैं उसे जरूर समेटूंगी। और मैं जाकर दीदी से माफी भी मांगूंगी। इनफैक्ट उनसे ही क्या, मैं तो तुझसे भी हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। तारा, संजीव, ईशान, सबसे माफी मांगूंगी मैं। और अपनी सारी बुरी हरकतें सुधार कर ही रहूंगी। बस अब बहुत हुआ। मैंने आज तक सबको बहुत परेशान किया है, पर अब और नहीं। और तुझे ये एहसास होते हुए देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। जा पूनम, कर दे सब कुछ ठीक। उनका दिल बहुत बड़ा है, तो वो सब तुझे पल में माफ कर देंगे। फिर अंत में पूनम जाकर मीरा और बाकी सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है और वो सब उसे माफ भी कर देते हैं। जिसके बाद वो अपने स्वभाव पर काम करके उसमें काफी ज्यादा सुधार लाती है और सबके साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहती है।